हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम मल्टीलिंगुअलिज्म और रिमीडियल टीचिंग की प्रैक्टिस सीरीज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो फर्स्ट पार्ट में आपने मल्टीलिंगुअलिज्म और रिमीडियल टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। अब हम सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म से ही रिलेटेड है और देख लेते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ लिखा है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म? इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज, इन्हांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये तीनों ही जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है मल्टीलिंगुअलिज्म के। कि कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है? आपकी मेंटल जो स्किल्स होती है उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज। कोई भी आप लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे या कोई प्रोसेसिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मेंटल स्किल से मतलब होता है। तो आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो इम्प्रूव होती है मल्टीलिंगुअलिज्म से। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको पता ही है कि अच्छी हो गई अगर आप मल्टीलिंगुअल है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही बढ़ जाएगी जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। तो तीनों ही, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है जो कि है ऑल ऑफ द अबव। आपको समझ आया होगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म के ये सभी फायदे हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और यहां पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म? कि एक क्या ड्रॉबैक हो सकता है। तो पहला यहां पे ऑप्शन लिखा है, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। दूसरा, डिक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज, अ लैक ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, नन ऑफ द अबव। तो क्या ड्रॉबैक हो सकता है? देखिए जो आपका लिखा है डिक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये तो गलत है। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो क्या होगी, बढ़ेगी आपके लिए। जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि आप अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और फिर यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, वो लिखा है लैक ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। नहीं, अगर मल्टीलिंगुअलिज्म होगा तो आपकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी क्योंकि आप बहुत सी लैंग्वेजेस के लोगों के साथ रहेंगे, अलग अलग कल्चर होगा, तो उससे आपकी जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। हाँ, कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो देख लेते हैं। वहां लिखा है कि डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो सभी लैंग्वेजेस में जो है वो प्रोफिशिएंसी को मेंटेन करे वो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। कि सभी में कोई दक्षता हो वो जरूरी नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो लिखा है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। और यही एक ड्रॉबैक हो सकता है, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन? improved cognitive abilities, enhanced cultural awareness, decreased academic performance, none of these। पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट। बेनिफिट इसमें से कौन सा नहीं है? कॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी इंप्रूव होती है, ये तो बेनिफिट है अपने आप में, आप समझ रहे होंगे। दूसरा जो है इन्हांस्ड कल्चरल अवेयरनेस, ये भी एक बेनिफिट है। और ये लिखा है डिक्रीज्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये इसका बेनिफिट तो नहीं है, ये इसका बेनिफिट नहीं है, ये तो गलत बात बताई गई है। तो कहीं ना कहीं एकेडमिक परफॉर्मेंस हो सकता है कि इंक्रीज हो। हाँ, अगर कहीं भी वो पिछड़ रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म के कारण से, तो वो कहीं भी क्या है, ये इसका जो बेनिफिट नहीं हो सकता, ये इसका ड्रॉबैक जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। हालांकि इसका ड्रॉबैक ये है नहीं, ये आंसर ही बिल्कुल गलत है कि डिक्रीज्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इससे कहीं भी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कम नहीं होती है। ये एक तरीके से रिसोर्स का काम करता है। ये तो कहीं ना कहीं एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो काम करता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट। तो ये दो पहले वाले तो बेनिफिट्स हैं, दूसरे वाला बेनिफिट यहां पे नहीं, तीसरे वाला सॉरी, थर्ड जो ऑप्शन है डिक्रीज्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये कहीं भी बेनिफिट नहीं है। फिर देखते हैं, इन व्हाट वेज कैन टीचर्स सपोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम? तो मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे सपोर्ट कर सकता है एक टीचर? बाय वैल्यूइंग एंड इंकरेजिंग द यूज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये तो बिल्कुल सही बात लग रही है कि एक टीचर किस तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करेगा क्लासरूम में, कि बाय आप वैल्यूइंग, कि वो हर लैंग्वेज को वैल्यू दे।
बाय वैल्यूइंग एंड इनकरेजिंग द यूज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। हो सकता है एक क्लास में मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स हो, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के स्पीकर्स बैठे, वो क्लास ही क्या है अपने आप में मल्टीलिंगुअल है। तो एक टीचर क्या करता है कि सभी लैंग्वेजेस को वैल्यू देता है। कितनी बड़ी बात है कि सभी लैंग्वेजेस को वैल्यू दे। तो यहाँ लिखा है बाय वैल्यूइंग एंड एनकरेजिंग द यूज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, बाय डिस्करेजिंग द यूज ऑफ लैंग्वेजेस। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो डिस्करेज थोड़ा ना करेगा कि ये लैंग्वेज जो है वो बोलनी है, बाकियों को वो डिस्करेज करे, नहीं। बाय प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ओनली इन द डोमिनेंट लैंग्वेज, नहीं, ये भी गलत है। तो आपको किस तरीके से टीचर का मल्टीलिंगुअलिज्म में एक क्लासरूम में सपोर्ट मिल सकता है? बाय वैल्यूइंग एंड एनकरेजिंग द यूज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज टू सपोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम? कौन सी स्ट्रेटजी नहीं है? प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ओनली इन द डोमिनेंट लैंग्वेज, ये ही स्ट्रेटजी जो है वो नहीं है। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ओनली इन द डोमिनेंट लैंग्वेज, क्या ये स्ट्रेटजी होगी मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करने की, कि सिर्फ जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको ही सपोर्ट करें या उसमें ही पढ़ाया जाए? नहीं, ये तो नहीं है। तो यही स्ट्रेटजी जो है वो नहीं है। लेकिन हम दो ऑप्शंस और यहाँ पे देख लेते हैं, और पहला ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन लिखा है, इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, बिल्कुल सही है कि हमें मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स को यूज करना चाहिए उसमें। यूजिंग लैंग्वेज लर्निंग गेम्स एंड एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज लर्निंग गेम्स और एक्टिविटीज यूज करनी चाहिए, ये भी सही है। हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो नहीं है जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करती है, तो पहला ऑप्शन है कि प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ओनली इन द डोमिनेंट लैंग्वेज, ये स्ट्रेटजी जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म को कहीं भी सपोर्ट नहीं करती है कि सिर्फ डोमिनेंट लैंग्वेज में ही क्लासरूम में पढ़ाया जाए या उसी को यूज किया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर ये सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नॉट अ स्ट्रेटजी। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि what is the term for a language that is used as a common means of कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस? देखिए क्या होता है कि ऐसा होता है कि आप किसी और लैंग्वेज के हैं, मैं किसी और लैंग्वेज का हूँ। मान लीजिए कि एक कॉमन लैंग्वेज हमने मान लो इंग्लिश यूज़ की बोलने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। तो लिंग्वा फ्रैंका एक कॉमन लैंग्वेज होती है यूज़ करने के लिए। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं लेकिन हमें आपस में बातचीत करनी है, तो एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बात कर लेते हैं, वो क्या है? लिंग्वा फ्रैंका है। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड एज अ कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो कॉमन जो है एक साधन बनता है कम्युनिकेशन का, और वो क्या है? लिंग्वा फ्रैंका। फिर है व्हाट इज सेमी लिंग्वलिज्म। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेमी लिंग्वलिज्म क्या है? अ सिचुएशन इन विच देयर इज लिमिटेड प्रोफिशिएंसी इन बोथ द नेटिव लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ ग्रेट कमांड ओवर द लैंग्वेजेस, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। देखिए क्या होता है, ये सेमी लिंग्वलिज्म क्या होता है कि आपकी जो कमांड होती है दोनों ही लैंग्वेजेस पे या फिर ज़्यादा लैंग्वेजेस पे, वो क्या होती है? वो अंडर डेवलप्ड होती है। वो कहीं ना कहीं आपकी कमांड जो है वो अच्छी नहीं होती है किसी भी लैंग्वेज में। वो क्या है? सेमी लिंग्वलिज्म है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ एक पिक्चर के थ्रू इसे समझ लेते हैं कि व्हेन एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज इज इंटरप्टेड and insufficient or unstructured language input follows from the second language। आपका क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज तो इंटरप्ट हो गई, और दूसरी जो है आपको जो लैंग्वेज मिल रही है वो इनसफिशिएंट और अनस्ट्रक्चर्ड मिल रही है। और क्या हो रहा है इसमें? जैसे मान लो कि इमिग्रेंट चिल्ड्रन होते हैं जो बाहर से किसी देश से आए, तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या हुई? इंटरप्ट हो गई। मतलब उन्हें वो फर्स्ट लैंग्वेज मिलनी तो बंद हो गई, उनकी मदर टंग मिलनी बंद हो गई। मान लीजिए कोई बाहर से आया यहाँ पे, तो उसे फर्स्ट लैंग्वेज मिलनी बंद हो गई, और सेकंड लैंग्वेज भी उसे कैसे मिल रही है? अनस्ट्रक्चर्ड रूप से मिल रही है। तो क्या हुआ? उसकी दोनों में ही कमांड जो है वो क्या हो जाएगी? अंडर डेवलप्ड हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ इसको इस तरीके से बनाया कि ये आपको कि जो मोनोलिंगुअल स्टैंडर्ड होते हैं उनसे नीचे का जो है वो स्टैंडर्ड हो जाता है उनका, बिलो द मोनोलिंगुअल स्टैंडर्ड। तो एक तरीके से क्या है,
वो पूरी तरह से डेवलप दोनों ही लैंग्वेजेस नहीं हो पाती है। जो एक मोनोलिंगुअल स्टैंडर्ड होता है उससे भी नीचे जो है, उससे नीचे हो जाता है, बिलो दैट मोनोलिंगुअल स्टैंडर्ड। मतलब कि दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका कमांड जो है वो नहीं रहता है, वो एक तरीके से बिलो स्टैंडर्ड जो है आपकी कमांड रहती है दोनों ही लैंग्वेजेस में। इसे ही क्या कहते हैं, सेमी लिंगुअलिज्म हम लोग कह देते हैं। इसी तरीके से कुछ और जो है बाइलिंगुअल, जो रिसेप्टिव बाइलिंगुअल है, इसको भी हम समझ लेते हैं क्योंकि टर्म आ गई है तो अब समझ ही ले। रिसेप्टिव बाइलिंगुअल्स कौन होते हैं? आर दोज हु हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सेकंड लैंग्वेज बट डू नॉट स्पीक इट। हम किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं लेकिन उसे हम बोल नहीं पाते हैं, वो क्या होता है, रिसेप्टिव बाइलिंगुअल्स होते हैं। बहुत, आप मान लो कि आपको अंग्रेजी समझ आती है, आप कहते हो कि मुझे बोलनी नहीं आती है, समझ तो आ जाती है, तो आप क्या हुए, रिसेप्टिव बाइलिंगुअल हुए कि आपको बोलनी नहीं आती है, समझ आपको आ रही है, आप रिसीव तो कर पा रहे हो, आप उसे प्रोड्यूस जो है वो नहीं कर पा रहे हो। ये रिसेप्टिव बाइलिंगुअल्स होते हैं। इसी तरीके से कुछ और टर्म्स हम देख लेते हैं। ये अर्ली वर्सेस लेट बाइलिंगुअल्स की बात कर लेते हैं। अर्ली बाइलिंगुअल्स कौन होते हैं? समवन हु हैज एक्वायर्ड टू लैंग्वेजेस अर्ली इन चाइल्डहुड, usually received systematic training learning of a second language before age 8। तो यहाँ क्या है, जिसने दो लैंग्वेजेस को अक्वायर किया है चाइल्डहुड में, और हम मानते हैं कि 8 साल से जो बिफोर 8 इयर्स जो कर लेता है उसे हम अर्ली बायलिंगुअल कह देते हैं। मतलब वो दोनों लैंग्वेजेस चाइल्डहुड में ही सीख लेता है। तो कोई 8 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 5 भी बोलता है, लेकिन जनरली बुक्स में 8 लिखा हुआ रहता है कि 8 साल की उम्र से पहले अगर वो उसे सीख ले तो वो क्या है, अर्ली बाइलिंगुअल है। इसी तरीके से लेट बाइलिंगुअल क्या होगा, जो अडल्टहुड में सीखेगा, जो 12 साल या उसके बाद उस लैंग्वेज को सीखता है, तो वो क्या हो जाएगा, लेट बाइलिंगुअल हो जाएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं लेट बाइलिंगुअल को, समवन हु हैज़ बिकम अ बाइलिंगुअल लेटर देन चाइल्डहुड आफ्टर द एज ऑफ 12। तो ये लेट बाइलिंगुअल्स जो है वो होते हैं। तो अर्ली आपने देख लिया 8 साल से पहले, और फिर आपका लेट बाइलिंगुअल हो गया। फिर बैलेंस्ड बाइलिंगुअल कौन होते हैं ये देख लेते हैं। समवन हुज मास्टरी ऑफ 2 लैंग्वेजेस इज रफली इक्वलेंट। अगर दोनों ही लैंग्वेजेस में क्या होगा कि इक्वल आपकी दक्षता होगी तो हम उसे क्या कह देते हैं, बैलेंस्ड बाइलिंगुअल कह देते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा, नाम से ही पता चल गया होगा। देखिए साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म क्या था, आपको पता है कि जब एक बच्चा जो है अपने मदर और फादर से बचपन में ही वो लैंग्वेजेस सीखता है, तो जनरली उसकी लैंग्वेज होगी कैसी, उसकी लैंग्वेज आपको पता है कि वो क्या होगी, वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड बाइलिंगुअल होंगे, वो बच्चे बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स होंगे। और इसी तरीके से है डोमिनेंट बाइलिंगुअल, समवन विद ग्रेटर प्रोफिशिएंसी इन वन ऑफ हिज और हर लैंग्वेजेस। तो आप 2 लैंग्वेजेस हैं मान लीजिए, उसमें एक लैंग्वेज वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो डोमिनेंट बाइलिंगुअल हो जाएगा। और इसी तरीके से सेमीलिंगुअल हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि दोनों ही लैंग्वेजेस में क्या होता है, इनसफिशिएंट नॉलेज होती है, जो हम बिलो स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर चुके हैं। और इसी तरीके से एडिटिव बाइलिंगुअल कौन होंगे, द लर्निंग ऑफ ए सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इंटरफियर विद द लर्निंग ऑफ अ फर्स्ट लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेजेस आर वेल डेवलप्ड। तो क्या होता है एडिटिव बाइलिंगुअल्स, क्या होता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, क्या होगा कि आप एक भाषा को सीख रहे हैं और उसी से दूसरी भाषा जब सीखते हैं तो पहली भाषा जो है आपकी वो वैसी ही बनी रहती है, उसमें कोई भी फर्क जो है वो नहीं आता, वो कहीं भी कम नहीं होती है, वो घटती नहीं है या वो दूर नहीं होती है आपसे। तो आपकी पहली लैंग्वेज वैसी रहती है और आप दूसरी लैंग्वेज जो है वो ऐड कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड यहाँ पे बात करता हूँ ये सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअल की, वो क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो धीरे धीरे क्या है, गायब हो जाती है और सेकंड लैंग्वेज जो है वो आपकी बन जाती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज कहीं आप खो देते हैं और उसके जगह पे कौन सी लैंग्वेज आ जाती है, सेकंड लैंग्वेज आ जाती है। तो ये कुछ बायलिंगुअलिज्म या बायलिंगुअल्स के जो टाइप्स हैं वो भी हमने साथ में पढ़ दिए ताकि कोई क्वेश्चन आपका रह ना जाए। फिर हम देखते हैं ये इलीट बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, a type of bilingualism attained through formal study of the second language। ये कोई भी हम लोग क्या हाई सोशल स्टेटस के लिए जो है हम फॉर्मल स्टडी करते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो क्या है, वो इलीट बाइलिंगुअलिज्म होता है। मान लीजिए आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो अपना सोशल
स्टेटस को, रैंक को हाई करने के लिए, तो वो क्या है, एक तरीके की इलीट बायलिंगुअलिज्म होता है। और यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्टिव बायलिंगुअलिज्म, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसे क्या करते हैं, आप खुद का वो अपना चुनाव है, तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मल स्टडी के थ्रू जो है अपने स्टेटस को हाई करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलीट बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। और ये फोक बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, इंडिविजुअल हु डेवलप सेकंड लैंग्वेज कैपेसिटी अंडर सर्कमस्टांसेस। तो सर्कमस्टांसेस में मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है विदेश से यहाँ आया और उसे उस सर्कमस्टांसेस के अंदर रह के जो है वो लैंग्वेज फोर्सफुली सीखनी ही पड़ती है, उसकी ज़रूरत होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमस्टांशियल भी कह देते हैं, सर्कमस्टांशियल बायलिंगुअलिज्म कह देते हैं। जैसे सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है वो सीखी जाती है, वो कोई अपना चुनाव नहीं होता है, कंडीशंस ऐसी बन जाती है वेयर द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू देयर नेटिव लैंग्वेज। जब वो विदेश से कोई आया, उसकी नेटिव लैंग्वेज को कहीं इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है, उस सर्कमस्टांसेस में उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो लैंग्वेज उसे सीखनी पड़ती है। कहीं भी वो कोई हाई स्टेटस के लिए या उसे नहीं सीखता, बट अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे सीखता है। वो क्या है, फोक बायलिंगुअलिज्म है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई। अब हम रिमेडियल टीचिंग की तरफ चलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन रिमेडियल टीचिंग से रिलेटेड है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमेडियल टीचिंग? टू हेल्प स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। ये तो बिल्कुल सही बात लग रही होगी आपको। टू प्रोवाइड एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन टू हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। क्या हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन देना है रिमेडियल टीचिंग में? नहीं। टू इंक्रीज क्लास साइज? नहीं। टू प्रोवाइड अ ब्रेक फॉर द टीचर? नहीं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, टू हेल्प स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। तो ये तो आपको समझ आ ही गया। मैंने कल भी आपको बताया था कि रिमेडियल टीचिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ लीजिए, आपका ऑप्शन ढंग से पढ़े, और वही क्या है, आपको वही समझ आ जाएगा कि ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, टू हेल्प स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन अप्रोच यूज्ड इन रेमेडियल टीचिंग। कौन सी अप्रोच हम लोग यूज नहीं करते हैं इसमें? आप देखें यहाँ वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन बिल्कुल करते हैं, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं बिल्कुल सही है, लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो अप्रोच है हम लोग यूज नहीं करते हैं कि लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, क्योंकि लार्ज ग्रुप में तो वैसे ही बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के हम उसे समझाते हैं, और वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन जो है दे के समझाते हैं, छोटे ग्रुप्स के थ्रू समझाते हैं, आफ्टर स्कूल कुछ प्रोग्राम्स रखे जाते हैं उसमें समझाया जाता है। लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन तो कोई अप्रोच है नहीं, तो ये अप्रोच जो है वो नहीं लागू होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रिमेडियल टीचिंग से रिलेटेड, व्हाट इज द रोल ऑफ असेसमेंट इन रिमेडियल टीचिंग? आपको रोल बताना कि असेसमेंट का क्या रोल होता है। असेसमेंट तो हम करेंगे, आपको पता है कि रिमेडियल टीचिंग में असेसमेंट किया जाता है। टू डिटर्मिन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग? नहीं। टू मेजर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इंप्रूवमेंट? ये देखिए बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि उसकी प्रोग्रेस को हम लोग असेसमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, और क्या करते हैं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। टू असाइन ग्रेड्स एंड रैंक टू स्टूडेंट्स, यहां पे टू लगा देते हैं। टू डिटर्मिन द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम, तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे रैंक और उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो क्या है, उसकी प्रोग्रेस को मेजर करना है, और उसके जो भी एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करता है जहाँ इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत होती है। तो ये असेसमेंट का रोल जो है वो होता है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, Which of the following is not a common reason for students requiring remedial teaching? कौन सा जो है वो कॉमन रीजन नहीं है? कॉमन रीजन नहीं है, आपको नहीं बताना है कि कौन सा कॉमन रीजन नहीं है। तीन तो रीजंस हैं, एक ऐसे है जो रेमेडियल टीचिंग
के लिए या उसको अप्लाई करने का रीज़न नहीं है। और ये लिखा है लैक ऑफ एंगेजमेंट इन द क्लासरूम, ये तो एक रीज़न होता है कि बच्चा क्लासरूम में एंगेज नहीं हो पाया अच्छे से, तो उसे रिमीडियल टीचिंग देनी पड़ती है। फिर है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बहुत से बच्चों में, तो उनके लिए भी हम क्या है ये रिमीडियल टीचिंग का प्रोग्राम लेके आते हैं। फिर है पुअर टीचिंग मेथड्स यूज्ड बाय द टीचर, कभी किसी टीचर ने ऐसे मेथड यूज़ कर लिया जिससे बच्चे को समझ ही नहीं आया हो, ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है रेमेडियल टीचिंग देने का। और लास्ट जो ऑप्शन है हाई इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस होगी तो रेमेडियल टीचिंग क्यों देनी पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो ये जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रीज़न फॉर स्टूडेंट्स रिक्वायरिंग रेमेडियल टीचिंग। स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट कब रहती है, इन 3 कारणों से रहती है, कब नहीं रहती है, ये कारण जो है वो नहीं है। कौन सा कारण नहीं है रेमेडियल टीचिंग देने का, वो ये ऑप्शन है आपका हाई इंटेलिजेंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, और ये लिखा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि रीजंस तो आपको सभी दिखाई पड़ेंगे, गोल सभी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हमें जो यहाँ आंसर लगाना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की है, टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स ग्रेड्स। ठीक है, हो सकता है आप कहोगे यार स्टूडेंट्स की ग्रेड अच्छी आनी चाहिए, तो एक एक कारण छोटा सा गोल हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी ग्रेड को अच्छा करना ही रेमेडियल टीचिंग का गोल नहीं होता है। दूसरा जो है टू हेल्प द स्टूडेंट कैच अप विद द पीयर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है कि ठीक है हेल्प करते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, टू हेल्प द स्टूडेंट पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है बातें सभी नजर आ रही है, लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, चलो आप कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे बता दो, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये ऐसी चीज है जिससे सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ जिससे सारी चीजें कनेक्ट हो जाए? बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, वो आपका थर्ड ऑप्शन है टू हेल्प द स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। कि अगर आपके स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ एस्टीम उसकी जो है बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी कर जाएगा, वो ग्रेड्स भी अच्छी ले आएगा, वो क्लास में बहुत अच्छा करने लग जाएगा, सबके साथ चलने लग जाएगा, बहुत सी चीज़ें अपने आप हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस की बात है, सेल्फ एस्टीम की बात है, अगर वो मिल जाए तो सब कुछ हमें मिल जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ लिखा है व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रेमेडियल टीचिंग। टेक्नोलॉजी का तो रोल होता ही है, आप कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे ऑडियो विजुअल कुछ ऐसे एड्स लेके आए जिससे बच्चे को सपोर्ट मिले, कुछ ऐसे और बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम पढ़ाएं, कुछ ऐसे टीवी है या उसके थ्रू पढ़ा दिया, बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजी होगी जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो रिमेडियल टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो क्वेश्चन है कि क्या रोल होता है, टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टू रिप्लेस द टीचर, टीचर को रिप्लेस करना होता है कि टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं, कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता, कितने भी स्मार्ट बोर्ड्स हो जाए, स्मार्ट क्लास होनी ज़रूरी होती है, स्मार्ट स्टूडेंट्स होने ज़रूरी होते हैं, स्मार्ट टीचर्स होने ज़रूरी होती है। सिर्फ स्मार्ट बोर्ड से या सिर्फ जो स्मार्ट क्लास हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू करना चाहते हैं वो नहीं होती है। स्टूडेंट्स स्मार्ट होने चाहिए, टीचर्स स्मार्ट होने चाहिए, तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं टीचर को। टू प्रोवाइड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी ले आए और स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्शन हो जाए, क्या ये हमारा गोल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। टू मेक द प्रोग्राम मोर एक्सपेंसिव, चलो भाई कुछ फीस वगैरह ज़्यादा ले लें तो हम प्रोग्राम को मोर एक्सपेंसिव बना दें, नहीं, ये भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है? टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस हो, इंगेजिंग एक्सपीरियंस हो, वो अपने आप को इंगेज कर ले उस प्रोग्राम के अंदर, ये टेक्नोलॉजी का एक फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो इसका आंसर आपको पता है, ये फर्स्ट होगा। यहाँ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग फॉर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के लिए जो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग, है ना, इंपॉर्टेंस क्या है रिमेडियल टीचिंग के स्टूडेंट्स के लिए? इट इंसल्ट्स देम, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि इंसल्ट करती है ये, नहीं। इट प्रोवाइड्स अ ब्रेक फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, चलो भाई थक गए हो आप थोड़ा आराम कर लो, क्या इसलिए होती है? नहीं।
इट हेल्प्स स्टूडेंट्स डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है। इट मेक्स द स्टूडेंट मोर डिपेंडेंट ऑन द टीचर, नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन देखो, सीधा ही समझ आ गया होगा, इट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग फॉर स्टूडेंट्स की पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप करता है। ये क्वेश्चंस आपने देख लिए, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, और धीरे धीरे आप मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, रिमीडियल टीचिंग के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, और आपके साथ मेरी खूब सारी शुभकामनाएं हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करें और सेलेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।